नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। एक बड़ी खबर आज मध्य प्रदेश से आ रही है और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर यह है कि इंदौर में जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं अक्षय बम, उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टेड पहुंचकर अपना नामांकन वापस ले लिया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस को एक बड़ा करारा झटका दिया है और इंदौर में अब चुनाव एक तरफा हो गया है। जिस तरह कुछ दिन पहले हमने देखा कि खजुराहो में कांग्रेस ने अपनी जो सीट है वो समाजवादी पार्टी को दे दी थी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जानबूझकर कुछ गलतियां छोड़ी और उनका नामांकन रद्द कराया गया। ठीक वैसा ही यहाँ पर गलतियां तो नहीं थी, लेकिन यहाँ सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े दिग्गज नेता गाड़ी में बिठाकर अक्षय बम को साथ ले जाते हैं। कलेक्टेड में ले जाके अक्षय बम से वो फॉर्म वापस करा लेते हैं। अक्षय जी, मैं गाड़ी अक्षय जी, क्या अक्षय भाई? हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक तिवारी जी से कि आखिर ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी यदि चुनाव भी लड़ती तो इंदौर में एक तरफा जीत थी, खजुराहो में एक तरफा जीत थी, तो फिर ये कांग्रेस के उम्मीदवारों को, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को इस तरह से मैदान से बाहर क्यों किया जा रहा है। दीपक जी, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में ऐसा चुनाव तो हम 40 साल में पहली बार देख रहे हैं जहां विपक्ष को पूरी तरह से खत्म कर दें। 4 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस के बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है। 29 में से 2 प्रत्याशियों के नामांकन आपने रद्द करा दिए, एक का रद्द करा दिया, एक का वापस करा दिया। भारतीय जनता पार्टी इतनी क्यों घबराई हुई है? ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी जो आप और हम सब जानते हैं कि इंदौर और खजुराहो ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं था, ना समाजवादी पार्टी का था, फिर इस तरह की चालें क्यों चली जा रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्यों घबराई हुई है ये तो उसके नीति नियंता ही बता सकते हैं, जो हर रोज उनके सर्वेज और उनके जो जमीनी जो फीडबैक है वो देख रहे हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम उनके पास में है। सब तरह की सरकारी एजेंसियां उनके लिए काम करती हैं, तो उनके लिए रोज की बात है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ताधारी दल है, पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में केंद्र में है, मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से ज्यादा समय से है, तो उसकी ये ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, मुझे लगता है, कि वो ये देखे कि समाज किस दिशा में जाए, समाज किस तरह से चले, नैतिकता, शुचिता, ये सब बातें पहली बार यदि राजनीति में एक बच्चे के रूप में यदि मैंने सन 70 की दशक में पहली बार सुनी थी, तो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी जो 80 के बाद में बनी, उनसे सुनी थी। पंचनिष्ठा उनका मूल सिद्धांत हुआ करता था। 1952 में जब जनसंघ बना तो उन्होंने कहा कि हम नैतिकता और शुचिता की राजनीति करेंगे। अगर दूसरे दलों के उम्मीदवारों को खरीदना शुचिता है, यदि बनी बनाई सरकारों को गिराना शुचिता और नैतिकता है, यदि इस तरह से लोकतंत्र में अपने विपक्षी के लिए साम दाम दंड भेद के माध्यम से चुनाव लड़ने से रोकना नैतिकता, शुचिता या कोई एक अच्छा उदाहरण है, तो मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस रूप में दर्ज हो रही है कि इन्होंने लोकतंत्र का सर्वाधिक ह्रास किया, जो पिछले 70 वर्षों में छोटे छोटे कदम लेके मजबूत हो रहा था। जिस तरह से मध्य प्रदेश, क्या देश में ही जिस तरह से प्रत्याशियों को खरीदने या उन्हें चुनाव न लड़ने देने का जो तरीका भारतीय जनता पार्टी ने विकसित किया है, कांग्रेस पार्टी को माना जाता था कि सत्ता में रहती है और इमरजेंसी और निरंकुश, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस से 1000 गुना आगे भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है, निर्लज्जता और नैतिकता के सभी मानदंडों को तोड़ने के मामले में।
एक बड़ा सवाल यह है कि बेशक हम भारतीय जनता पार्टी को बुरा भला कहें, गालियां दें या उनको निर्लज्ज कहें, सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी उतारे क्यों? क्या कांग्रेस के लोग नहीं बिके हुए थे? क्या उन कांग्रेस के लोग इनके हाथों क्यों बिक जाते हैं इस तरह से? कांग्रेस में आखिर अक्षय बम को टिकट किसने दिलाई? और सबसे बड़ी बात है, ये जो इंदौर है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का गृह जिला है, और आप देख रहे हैं कि वहां पूरी तरह कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इसके लिए किसे जिम्मेदार मानेंगे? देखिए, कांग्रेस ने अक्षय बम को या ऐसे उम्मीदवारों को क्यों टिकट दिया जो बाद में बिक गए, ये तो कांग्रेस ही बता सकती है। पर मुझे एक जो बात लगती है कि आखिर टिकट लेने वाले लोग कौन हैं? वो उसी समाज से आते हैं जिससे कांग्रेस, बीजेपी और हम और आप आते हैं। इसके लिए सामान्यीकरण किसने किया कि चुनावों में एक प्रत्याशी पैसे लेके दूसरे दल में चला जाए, बिक जाए? इसका सामान्यीकरण किसने किया? हमेशा समाज में एक शुचिता, एक समन्वय, एक संभाव, या जिसको कहें एक नियम बनाने की जिम्मेदारी ताकतवर की होती है, सत्ताधारी दल की होती है। अब प्रश्न यह है कि सत्ताधारी दल यदि इन सब जिसको कहें कि घटियापन के का सामान्यीकरण कर रहा था, तो जनता को तो सबक सिखाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब जब जनता ही भी इसको सामान्य कहने लगी है, जनता को ही इसमें सामान्य लगने लगा है कि जो मेरा वोट लेके आए और बाद में बिक जाए, हम उसको फिर से वोट दे दें, तो मुझे लगता है कि हम उस मुहाने पर आ गए हैं जब लोकतंत्र भारत में केवल कागजों पर रहने वाला है। हम सचमुच में एक लोकतांत्रिक समाज में है, ऐसा नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब केवल वोट देना नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि समाज की एक देश में जितनी भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितने भी जो उसके हिस्से हैं, वो सुचारू रूप से करें। क्या मीडिया में आज जिस तरह से विपक्ष के लिए स्पेस मिलना चाहिए, मिलता है? नहीं मिलता। अगर विपक्ष को स्पेस मिलता है तो उस मीडिया पर छापे पड़ जाते हैं, उस पत्रकार को धमकी मिलने लगती है। आप जीता जागता उदाहरण है मध्य प्रदेश में, जिसे सबसे अधिक धमकियां और डिफेमेशन के केसेस झेलना पड़े। ये अलग बात है कि आप झुके नहीं, पर आपका अपना दायरा मध्य प्रदेश का है। तो जिस तरह से मीडिया को दबाया जाता है, जिस तरह से व्यापारियों को दबाया जा रहा है, जिस तरह से उद्योगपतियों को दबाया जाता है, नेताओं की तो क्या बिसात ही कुछ नहीं बची। क्योंकि ज्यादातर नेता आजकल व्यापारी है, व्यापारी टाइप नेता और नेता टाइप व्यापारी। किसी भी नेता के लिए देखिए, मुझे किसी को देख के ऐसा नहीं लगता कि कोई वो बहुत आदर्शों और शुचिता को लेके जीवित है। दोनों दलों में देख लें तो जब व्यापार ही राजनीति के माध्यम से व्यापार करना ही प्राथमिकता हो, तो लोगों का बिकना तो ये सामान्य बात है। मुझे लगता है कि अब ये देश की जनता को, वोटरों को सोचने का समय आ गया है कि क्या वो इस तरह की राजनीति को सचमुच में चाहते हैं या नहीं। दीपक जी, मध्य प्रदेश में जब चुनाव शुरू हुआ था, पहला और दूसरा चरण हो गया, तो ये सामान्य चर्चा रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लीड बढ़ाने की लड़ाई लड़ रही है। दो नेता ऐसे थे मध्य प्रदेश में जो टॉप पे चल रहे थे लीड बढ़ाने के मामले में। लग रहा था कि बीडी शर्मा लीड ज़्यादा होगी या शिवराज सिंह जी की ज़्यादा होगी। विदिशा और खजुराहो सर्वाधिक लीड से जाने वाले थे, और ये भी माना जा रहा था कि खजुराहो में इसलिए गेम हुआ कि लीड ज़्यादा बीडी शर्मा की होगी, तो वो ज़्यादा बड़े प्रबल दावेदार होंगे केंद्र में मंत्री बनने के। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इंदौर में लीड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो लीड बढ़ाने का खेल है, सब जगह जीत रहे थे, कहीं खतरा ही नहीं था बीजेपी को, पर ये जो लीड बढ़ाने का खतरा है, तो ये क्या केंद्र में मंत्री बनने का एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में? देखिए, केंद्र में मंत्री या प्रदेश में मुख्यमंत्री वोटों से इस तरह से कोई अगर भारतीय जनता पार्टी बनाती है तो सचमुच में ऐसा हो सकता। भारतीय जनता पार्टी में अब इस बात का कोई क्राइटेरिया नहीं रहा कि कौन कितना पॉपुलर है और उसको कितना महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। मध्य प्रदेश उदाहरण है, मोहन यादव के लिए मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो अब तो उनको देखा जाता है जो सबसे ज्यादा कमजोर है। पर एक जो बात आपने कही कि लीड बढ़ाने की अगर प्रतियोगिता है, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने की प्रतियोगिता है क्या? अगर ऐसा करना है तो आप वो तिनकों से जोड़ के आप ताजमहल और गणेश जी की प्रतिमा बना के उसमें आ जाइए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। आप खड़े होके रस्सी कूद करने लगिए कि 5 दिन तक लगातार रस्सी कूदी और आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। नेताओं का काम समाज को दिशा देना है, उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। अरे भले आप 200 वोटों से जीतते, पर यदि आप ये कहते कि मैंने देखिए अपने विरोधी का भी इतना सम्मान किया, मैंने लोगों का सम्मान किया, तो कोई बात होती। आप इतिहास में
एक जिसको कहें कि इस तरह से दर्ज हो रहे हैं कि आप केवल छल कपट और प्रपंच से ही चुनाव जीतना चाह रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं रविंद्र जी आपके दर्शकों से, मध्य प्रदेश के एक लेजेंडरी चीफ मिनिस्टर हुए द्वारका प्रसाद मिश्र, जिन्हें आधुनिक भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और एक तरह से वो असली चाणक्य हैं, जबलपुर के थे द्वारका प्रसाद मिश्र। वे कहते थे कि राजनीतिज्ञों को कभी व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप व्यापार करोगे तो कभी भी सरकार या जो भी कोई भी है आपके लिए दबा सकते हैं। आप जनता की लड़ाई नहीं लड़ोगे, आप फिर प्रॉफिट के चक्कर में आ जाओगे, लाभ कमाने लगोगे। तो कहते थे कि राजनीतिज्ञों को कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कहते थे कि जितने भी प्रभावशाली राजनीतिज्ञ हैं, जो भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेता हैं, उनको ये देखना चाहिए कि कोई व्यापारी राजनीति न करने लगे, किसी व्यापारी को राजनीति में ना आने दिया जाए। हमने लेकिन ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राजनीति का व्यापारीकरण किया, पहले से भी हो रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको जिस विद्रूप स्वरूप में लाके खड़ा किया है, उसके बाद तो अब कोई अंतर रह ही नहीं गया। अब आजकल केवल कांग्रेस का टिकट आदमी इसलिए लेता है या कांग्रेस से विधायक इसलिए बनता है कि उसकी भारतीय जनता पार्टी में कीमत अच्छी लग जाएगी दल बदल करने के मामले में। एक और बात मैं कहूंगा कि जो भी लोग इस तरह से दल बदल करके अपनी कीमतें लगवाने के लिए खड़े हो रहे हैं, उनके लिए बड़े खराब शब्द हमारे समाज में प्रचलित हैं कि जो अपनी कीमतें लगवाए बीच बाजार में खड़े होके, उसके लिए क्या कहते हैं हम लोग। तो ये कहीं ना कहीं नैतिकता की ज्यादा बात है, कहीं ना कहीं सुचिता की बात है। और हमारे जो धार्मिक आदर्श हैं, प्रभु राम के लिए हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। ये कैसी मर्यादा है जो आज तार तार की जा रही है। लोकतंत्र की भी अपनी मर्यादा होती है, और यदि इस तरह का क्रम जारी रहा, देखिए आपने अवश्य जरूर कहा कि बीजेपी कह रही है कि 4 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस से बीजेपी में आए। देखिए, इसको थोड़ा सा समझने का एक दूसरा नजरिया भी है। मध्य प्रदेश में अभी जो पिछले चुनाव हुए हैं वो विधानसभा के चुनाव हुए हैं। वो किन परिस्थितियों में हुए, कैसे हुए, वो सबसे कोई बात छुपी नहीं है। लाडली बहना का उसमें क्या योगदान है, महिलाओं ने कितने प्रतिशत ज्यादा वोट किए। लेकिन उस स्थिति में भी कांग्रेस के लिए कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत था वो 40 से कुछ थोड़ा ऊपर था। इसका मतलब यह है कि अगर 100 लोगों को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए और 40 लोग जिस तरफ हैं, और भारतीय जनता पार्टी का 8% ज्यादा है, उसमें 48% है, तो कांग्रेस आज भी बड़ी शक्ति है लोकतंत्र में। तो यह कहना कि कांग्रेस गई गुजरी गिरी पड़ी हालत में है, कांग्रेस के नेता गिरी पड़ी हालत में है, कांग्रेस के नेता धूर्त हैं, कांग्रेस के नेता बिकाऊ हैं, लेकिन जनता ऐसा नहीं है। जनता आज भी 40% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी दल के विरोध में वोट दे रही है। अब बात आपकी आ जाती है कि फिर ऐसे सही लोगों को चुन चुन के आप सामने लाइए, ऐसे बिकाऊ लोगों के लिए आप लाते क्यों हैं जो केवल कीमतें लगाने के लिए उसमें आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को देख के तो मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आ रहा है आपसे बात करते करते कि अब कायदे से ये एक व्यापार ही, जिस तरह से अलग अलग तरह के व्यापार हैं कि सरिये का व्यापार कर लीजिए, चाय पत्ती की ट्रेडिंग कर लीजिए, लकड़ी फर्नीचर बनाने का कारखाना खोल लीजिए, तो एक इस तरह का कारखाना खोल लेना चाहिए कि जिसमें हम नेताओं को बनाएंगे, एक दल में उनको बड़ा करेंगे, और फिर जब उनकी बड़ी कीमत लगेगी तो उनको हम दूसरे दल में बेचने का काम शुरू करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक, मध्य प्रदेश में तो, देश में तो पनपा ही है ये व्यापार, मध्य प्रदेश में बड़ा अच्छा व्यापार पनपा है कि एक पार्टी को से टिकट ले आइए। कैसे टिकट मिलते हैं पार्टियों से हम जानते हैं। मान लीजिए किसी पार्टी से आपने एक्स अमाउंट खर्च करके टिकट ले आए, वाई पार्टी में चले जाइए, उसको एक्स स्क्वायर इंटू 10 करके एक्स इंटू 10 करके कीमत ले लीजिए, तो बड़ा अच्छा व्यापार हो गया। पर मुझे लगता है कि अब ये जनता को सोचने का वक्त है कि क्या इस तरह की राजनीति को आगे टॉलरेट, बर्दाश्त किया जाना चाहिए या नहीं। अगर जनता इस पे सहमति देती रहेगी तो फिर आप मान के चलिए कि आने वाला जो समय है भारत में लोकतंत्र के लिए, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। दीपक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं और आप दोनों भोपाल में बैठे हैं, इंदौर से हम लोग 200 किलोमीटर दूरी पे हैं,
और इंदौर में जो भी घटनाक्रम अभी कुछ देर पहले हुआ है, उसके तत्काल बाद मैं आपसे बात करने आपके घर आया हूँ। तो आपको क्या लगता है यहाँ बैठ के कि अक्षय बम, जैसा कि कैलाश जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीडी शर्मा, डॉक्टर मोहन यादव की नीतियों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नाम वापस ले लिया। आपको लगता है कि कैलाश जी की बात में दम है? एक कांग्रेस का कैंडिडेट अचानक नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हो जाता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की नीतियों से प्रभावित हो जाता है और अपना नाम वापस ले लेता है। क्या लगता है क्या हुआ होगा इसके पीछे? देखिए, अब कैलाश विजयवर्गीय जी ये तो कहेंगे नहीं कि हमने उनको इतने पैसे दे दिए और इसलिए वो हमारे दल में आ गए, या हमने उन पे ये दबाव डाल दिया, या हमने उनको ये लालच दे दिया, या ये परिस्थितियां। ये तो बहानेबाजी होती है, ये तो एक कैमोफ्लाज करने का नाटक होता है। जिस तरह से सुरेश पचौरी गए कि राम मंदिर का अपमान, भगवान राम का अपमान कर दिया, तो ये लोग हास्यास्पद अपने आप को दिखाते हैं समाज के सामने। और आज सोशल मीडिया के जमाने में लोगों को यदि नेता आज भी इतना मूर्ख समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनके माने उनके लिए बधाई कि वो इस तरह से जनता को समझें। पर मुझे भारत की जनता का जो विवेक है, उसका जो विजडम है, वो हमेशा से बहुत ही मजबूत रहा है। अशिक्षित लोग जरूर हैं, पर हैं बहुत समझदार। एक आखिरी सवाल, क्या मध्य प्रदेश में इन तमाम सारी चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 पूरा करती दिख रही है? क्योंकि आप अखबार पढ़ रहे हैं, आप मध्य प्रदेश के तमाम पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं, आप राजनेताओं, दोनों दलों के राजनेताओं से भी संपर्क कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में मूल्यांकन करने का आपका अपना एक तरीका भी है, क्योंकि आप पिछले 30 साल से जल्दीजम में हैं। तो आपको क्या लगता है कि मिशन 29 फतेह हो जाएगा इस बार? रविंद्र जी, आपने बहुत गंभीर सवाल किया, क्योंकि मूल्यांकन करने के जितने भी तरीके हैं, जिस तरह से फीडबैक लेने के जो भी हैं, वो पिछले बरस दिसंबर में सब ध्वस्त हो चुके हैं। और उस समय जब हम लोग ये मान के चल रहे थे कि कांग्रेस सरकार बना रही है, पर जनता ने वैसा नहीं किया, तो मुझे लगता है कि हम जनता के विजडम को कैसे पढ़ पाएंगे। अब वो सामर्थ्य जिनमें हो मुझ में तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि कांग्रेस को जिस तरह से बताया जा रहा है कि बिल्कुल गई गुजरी गिरी पिटी कांग्रेस है, स्थितियां वैसी नहीं है। और जैसा मैंने संकेतों में पहले आपको कहा कि अभी भी कांग्रेस के पास में 40% वोटों का एक मजबूत आधार है। 40% वोट कम नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने दीपक तिवारी जी, आज हमने बड़ा गहन मुद्दों पे चर्चा की है, और बड़ी मुद्दा ये था कि जिस तरह इंदौर में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी ने एंड टाइम पे नाम वापस लिया है, तो दीपक तिवारी जी का साफ साफ कहना है कि ये सीधी सीधी सौदेबाजी है, इसमें और कुछ नहीं है। बेशक कहा कुछ भी जाए, लेकिन इस क्या दबाव डाला गया होगा, क्या राशि दी गई होगी, क्या मतलब उसको घेराबंदी की गई होगी, निश्चित तौर पे ये एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा अब ये इस पूरे मामले को मतदाताओं के पाले में डाला है और कहा है कि अब मतदाताओं को तय करना है कि हम ये वाली लाइन चाहिए या इससे इतर कोई दूसरी लाइन मतदाता तय करेंगे। अब सारा कुछ जो फैसला है वो मध्य प्रदेश के और देश के मतदाता तय करेंगे कि अब देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।